अतीक अहमद कुनबा लगभग खत्म होने की कगार पर है, लेकिन अतीक अहमद कैसे ले रहा है महिलाओं का सहारा। पहले पत्नी शाइस्ता का सहारा लिया, बहन आयशा नूरी भी अब जद में आ गई है और भांजियों पर भी पुलिस रडार है। दी एंड ऑफ अतीक स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करूं उससे पहले बिग ब्रेकिंग। माफिया डॉन अतीक अहमद के घर से बरामद रजिस्टर से जुड़ी बिग ब्रेकिंग आ गई। रजिस्टर में पीएसपी से जुड़े नेताओं को लाखों की फंडिंग का जिक्र। दिसंबर जनवरी में 50 लाख से ज्यादा की फंडिंग का जिक्र है। बीएसपी के कोऑर्डिनेटर्स के नाम के सामने लाखों की फंडिंग। प्रयागराज जनपद के कई स्थानीय नेताओं के नाम दर्ज किए गए हैं। पुलिस बीएसपी नेताओं का भी दर्ज कर सकती है बयान। अतीक के मुंशी राकेश लाला ने ये रजिस्टर बरामद कराया है। ये आतंक का रजिस्टर है, ये दंगों का रजिस्टर है, ये कत्ल का रजिस्टर है, ये फिरौती छिनैती डकैती का रजिस्टर है जो अतीक अहमद के घर से मिला है। उमेश पाल हत्याकांड में हर रोज हो रहे हैं नए खुलासे। अब सामने आया कि उमेश पाल की हत्या को लेकर 11 फरवरी को बरेली जेल में अशरफ ने 2.5 घंटे तक मीटिंग की। 8 लोग शामिल थे मीटिंग में। किस तरह से यह खुलासा हुआ, पूरी रिपोर्ट। तारीख 11 फरवरी, जगह बरेली जेल। यही वो तारीख है जिस दिन उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग को आखिरी रूप दिया गया था, जिसके बाद 24 फरवरी को उमेश पाल की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या को अंजाम दिया गया और पूरे इलाके में खौफ पैदा करने के लिए बमबाजी की गई। लेकिन हत्याकांड को अंजाम देने से पहले बरेली जेल में 11 फरवरी को 2.5 घंटे तक अतीक के भाई अशरफ की मीटिंग चली। जेल प्रशासन को मोहम्मद अजहर ने मुलाकाती के तौर पर आवेदन दिया था। अजहर के नाम आवेदन था, लेकिन आधार कार्ड असद का था। इस दौरान जेल के अंदर हुई मीटिंग में अतीक का बेटा असद भी मौजूद था। बताया जाता है कि साबरमती जेल से अतीक से इशारा मिलने के बाद बाकी की साजिश बरेली जेल में बंद अशरफ ने रची थी। 11 फरवरी वाली वो मीटिंग बेहद खास थी, क्योंकि 2.5 घंटे तक अशरफ पूरी प्लानिंग करता रहा। अब आप ये भी जान लीजिए उस मीटिंग में अशरफ के साथ कौन कौन शामिल था। इस मीटिंग में बरेली जेल में बैठकर उमेश पाल हत्याकांड की गई थी पूरी साजिश। जी हां, अब एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस के हाथ साक्ष्य मिले हैं जो बता रहे हैं कि 11 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को लेकर शूटर और अतीक अहमद के भाई अशरफ के बीच मुलाकात हुई थी। मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटा चली थी। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि जेल में ही हुई इस मुलाकात में अशरफ ने साफ कर दिया था, जिम्मेवारियां बांट दी थी कि आखिर कौन पहली गोली चलाएगा। अतीक का बेटा असद, अतीक का शूटर मोहम्मद गुलाम, अतीक का बमबाज गुड्डू मुस्लिम, अतीक का राइट हैंड विजय उर्फ उस्मान चौधरी भी शामिल था। बरेली जेल में दोपहर 1:22 पर 8 लोग अशरफ से मुलाकात करने पहुंचे, जबकि अशरफ से मीटिंग के बाद सभी लोग दोपहर 3:14 पर जेल से बाहर निकले। ए टीम कौन सी रहेगी, बी टीम कौन सी रहेगी, गुमराह करने के लिए कौन से लोग उमेश पाल के घर के पास मौजूद रहेंगे। गुड्डू मुस्लिम से कहा गया था कि वो बम मारेगा, लेकिन उसने बम मारे जरूर, उमेश पाल को एक भी बम नहीं लगा। साथ ही साथ ये भी साफ हो गया था कि पहले कितने पैसे दिए जाएंगे, काम होने के बाद कितने पैसे दिए जाएंगे। साथ ही ये भी साफ था कि उसने साफ ताकीद की थी कि किसी भी तरह उमेश पाल बचना नहीं चाहिए। असद कब गाड़ी से उतरेगा, असद की भूमिका क्या रहेगी, इसको लेकर भी अशरफ ने साफ कर। अब आपको बताते हैं कि बरेली जेल में बंद अशरफ से मिलने वाले किरदार कौन कौन हैं। किरदार नंबर 1 असद, कोडवर्ड राधे। अतीक के बेटे असद की भूमिका बेहद अहम है, जो अभी फरार है। उमेश पाल पर गोलियां चलाने वालों में से एक है असद, जिसने बाकी शूटर्स को आईफोन के फेस टाइम से बात करना सिखाया था। असद की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई थी। किरदार नंबर 2 मोहम्मद गुलाम, कोडवर्ड उल्लू। शार्प शूटर मोहम्मद गुलाम अतीक का बेहद करीबी है। इसी ने अपने नए गुर्गे असद और उस्मान को शामिल किया था। किरदार नंबर 3 गुड्डू मुस्लिम, कोडवर्ड मुर्गी। गुड्डू मुस्लिम वही चेहरा है
जिसने 24 फरवरी को उमेश पाल पर बमबाजी की थी। गुड्डू ने ही अतीक की बहन से पैसे लिए थे। 5 मार्च को वो अतीक के बहनोई अखलाक के घर पहुंचा था। किरदार नंबर 4 विजय चौधरी, कोडवर्ड उस्मान। विजय चौधरी अतीक का शूटर है जो फिलहाल एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। उमेश पाल हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नई परतें खुल रही हैं। अतीक के गुर्गों ने खुद को बचाने के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल भी किया था। खुलासा ये भी हुआ है कि इससे पहले भी अतीक का भाई अशरफ बरेली जेल में बेधड़क मीटिंग्स करता रहा। 11 फरवरी को 2.5 घंटे चली इस मुलाकात के साफ सबूत अब यूपी पुलिस के हाथ लगे हैं। हालांकि कार्रवाई पहले ही हो चुकी है, लेकिन इससे यह भी साफ हो गया है कि जेल में बैठकर ही न सिर्फ अशरफ ने ये पूरी कारिस्तानी कैसे रची जानी है इसकी साजिश की थी, बल्कि लंबे समय तक जेल में रहते हुए अतीक अहमद और उसके साथियों ने जेल से ही बैठकर कई घटनाओं को और भी अंजाम दिया होगा। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। इससे पहले कि मैं ग्राउंड जीरो रिपोर्टर के पास में चलूं, एक और बहुत बड़ी खबर। दिल्ली में 15 दिनों तक रुका रहा असद। दिल्ली में एनकाउंटर होने का डर असद को हमेशा सताता रहा। असद हमेशा 3 से 4 हथियारों के साथ में रहता था, सोते समय भी हथियार अपने पास में ही रखता था। असद, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है, यानी असद को लगता था डर कहीं कोई आकर के मार न दे। जावेद हुसैन मेरे सीनियर कोलीग हैं, दिल्ली से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा इंडिया न्यूज संवाददाता संदीप भी प्रयागराज से लाइव हैं। पहले जावेद के पास चलते हैं। जावेद, दिल्ली में कितने दिन, कितने घंटे, कितने साथ असद रहा? क्या असद को दिल्ली में डर ये सताता था कहीं आकर के कोई गोली न मार दे? सोते हुए भी बंदूक रखना, बाथरूम में जाए तो तमंचा लेकर के जाना, आंगन में जाए तो तमंचा लेकर के जाना। जी देखिए, दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज की अगर हम बात करें तो जो स्पेशल सेल है उन्होंने एसटीएफ को एक सपोर्ट किया था 28 मार्च को, जब खालिद और जिशान गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि असद और अतीक का बेटा असद और गुलाम, जो कि अतीक का बेहद करीबी है, ये दोनों उमेश पाल हत्याकांड के बाद दिल्ली आके रुके थे। यानी कि मार्च के महीने में ये तकरीबन 15 से 20 दिन दिल्ली में रुके थे। संगम विहार इलाके में 5 से 6 दिन का इनका लोकेशन है। उसके बाद ये इलाके चेंज होते रह गए। जामिया के बारे में ये इनपुट है कि जामिया में असद अपने दोस्तों से, कुछ जानकारों से मिलने गया था, क्योंकि मैं बता दूं कि जामिया एरिया जहां पे है वहां पे असद यानी कि अतीक अहमद के कुछ रिश्तेदार वहां पर रहते हैं। तो इसलिए जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो अपने इनपुट पर काम कर रही है। उनका ये कहना है कि एसटीएफ उनके पैरेलल है, और एसटीएफ हालांकि स्पेशल सेल से उन्होंने मदद मांगी थी और वो भी उसके साथ काम कर रही है। जो एसटीएफ है वो, आपको बता दूं राशिद, कि इस वक्त जो साइस्ता परवीन है, जो अतीक अहमद की वाइफ है, उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जो यूपी एसटीएफ है वो कुछ स्पेसिफिक जगहों। ठीक है जावेद भाई, जावेद आते हैं आपके पास में। एक बार संदीप भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। संदीप, ये अतीक अहमद का मुंशी जिसका नाम लाला है, लाला ने अभी तक घर के बारे में क्या क्या बताया? लाला ने जो रजिस्टर जब्त कराया है इसमें कितनों की क्राइम कुंडली है? अतीक अहमद से जुड़े हुए बहुजन समाज पार्टी के कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन से कोऑर्डिनेटर हैं, इनके बारे में अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, राकेश, जिसको लाला कहा जाता है, राकेश लाला, ये मुंशी है अतीक अहमद का। इसी के शिनाख्त पर और इसके साथ जो 5-4 और लोग गिरफ्तार हुए थे उनके शिनाख्त पे लाखों रुपए अतीक के चकिया स्थित जो कार्यालय तोड़ा गया वहां से मिले थे। पिस्टल्स मिली थी, कारतूस मिले थे, और अब जब इसको रिमांड पे लेकर पूछताछ की गई तो एक बार फिर इसकी तरफ से चीजें बताई गई और एक रजिस्टर बरामद हुआ जिसमें जो है तमाम चीजें मिली हैं कि किसको पैसे दिए गए, कितने पैसे दिए गए, आईफोन खरीदे गए, फेस टाइम पे बात की गई, किसके किसके नाम होंगे, किस तरीके से कोडिंग होगी। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि असद के लिए राधे, संदीप, हालांकि साबरमती जेल के अंदर भी बहुत ज्यादा शिकंजा कसने लगा है, इसे लेकर के भी बहुत इंटरेस्टिंग ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास में। सजा के बाद अतीक अहमद पर कसा शिकंजा, 200 खोली बैरक की सेल में किया गया है कैद। 200 खोली बैरक में शिफ्ट किया गया है अतीक अहमद को। नई बैरक में शिफ्टिंग के बाद अतीक की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 3 दिन पहले बदली गई अतीक अहमद की बैरक। माफिया अतीक अहमद पर अब नए नियमों के तहत शिकंजा कसा जा रहा है। ये 200 खोली बैरक, ये किस बला का नाम है जावेद? जी राशिद, मैं ये जानना चाह रहा हूं, हालांकि आप दिल्ली से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अतीक अहमद से जुड़े हुए जितने भी अपडेट हैं आपके पास में हैं,
साबरमती जेल के अंदर 200 खोली बैरक में अतीक अहमद को शिफ्ट किया गया है। इस बैरक के बारे में कहते हैं स्क्वायर शेप में ये बैरक होती है, 4 अलग अलग नोडल पॉइंट होते हैं और ये 200 खोली बैरक एक ऐसी बैरक होती है जहां पर आतंकियों को रखा जाता है। 3 दिन पहले अतीक अहमद को इसी बैरक में शिफ्ट किया गया। ये जरूरत क्यों आन पड़ी? जी, ये ज़रूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि अतीक अहमद को साबरमती जेल में ये खतरा था कि उस पर हमला हो सकता है, अटैक हो सकता है, उसके जान को खतरा है। तो जिसको देखते हुए इस तरह के एक बैरक होते हैं जो स्पेसिफिक और स्पेशल बैरक होते हैं, जिसमें जो हाई रिस्की जो क्रिमिनल्स होते हैं या जो सेंसिटिव जो बड़े जो आतंकवादी होते हैं उनको रखा जाता है, जो एक सेपरेट सेल होता है जो इसमें बहुत ही स्क्वायर फीट में होता है जैसा कि आप बता रहे हैं, और बहुत एक लिमिट इसका एरिया होता है। यहाँ पर CCTV कैमरा और बहुत ही टेक्निकली अपडेटेड ये सेल होता है। यहां पर वैसे लोगों को रखा जाता है जो बड़े मामलों में आते हैं, या जैसे अतीक अहमद हो या फिर कोई बड़ा आतंकी हो या कोई बड़े जावेद भाई, मैं आई प्लीज इंटरप्ट इन बिटवीन, क्योंकि फरार महिलाओं की लिस्ट में शाइस्ता परवीन सबसे ऊपर आ गई है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अब लेडी डॉन के मामले में यूपी में फरार महिलाओं की लिस्ट में नंबर 1 है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की भी तलाश की जा रही है। अतीक की पत्नी के बाद बहन और भांजियों पर रडार है, इनाम घोषित करने की तैयारी में है। प्रयागराज पुलिस अतीक की बहन आयशा नूरी ने घर पर दी थी शरण। ये आयशा नूरी किस बला का नाम है? संदीप, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? आयशा नूरी, इसके अलावा अतीक अहमद की जो भांजियां हैं, जो भतीजियां हैं, इन सभी पर शिकंजा कैसे कसा, क्यों कसा? देखिए, आयशा नूरी शुरू से ही विवादों में रही हैं। आयशा नूरी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, लगातार मीडिया से संपर्क करने की कोशिश की और लगातार इस बात पे जोर देती रही कि उनके भाइयों को जान का खतरा है। अशरफ को जेल से लाते समय मार दिया जाएगा, अतीक को जान से मार दिया जाएगा। इस तरीके की तमाम बातें इनकी तरफ से आती रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब अशरफ को लाया जा रहा था तो उस दौरान इनकी भी गाड़ी उसके साथ चल रही थी, इन वकीलों के साथ। तो आयशा नूरी एक ऐसा नाम है जो शुरू से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक किरदार है असद के अलावा, जिसकी तलाश हमें भी है, यूपी पुलिस को भी है। ये नाम है गुड्डू बम्बाज। गुड्डू बम्बाज और गुड्डू मुस्लिम, जो एक जमाने में श्री प्रकाश शुक्ल के साथ में जुड़ा रहा, जो एक जमाने में धनंजय सिंह जैसे बाहुबलियों के साथ में जुड़ा रहा, कभी ब्रिजेश सिंह के साथ भी जुड़ा रहा, मुख्तार अंसारी के साथ भी कनेक्शन सामने आते रहे। लेकिन असली चेला, असली शिष्य निकला ये अतीक अहमद का। कहते हैं कि अतीक अहमद अगर गुड्डू बम्बाज को कहता था रात तो रात, दिन तो दिन, लेकिन गुड्डू बम्बाज अभी कहां पर है और गुड्डू बम्बाज के बनने की कहानी क्या है? रिपोर्ट। इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। गुड्डू मुस्लिम का नाम पहली बार 7 मार्च 1997 को लखनऊ के चर्चित ला मर्चिनियर स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर फैब्रिक जे गोम्स की हत्या करने में सामने आया था। गुड्डू गिरफ्तार हुआ, पुलिस के सामने गुनाह कबूला, लेकिन उसका खौफ ऐसा था कि इसके बाद भी पुलिस उसके खिलाफ गवाह पेश नहीं कर सकी और गुड्डू रिहा हो गया। गुड्डू मुस्लिम ने लखनऊ में रहते हुए जुर्म की दुनिया का एक बड़ा नाम बनाया, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और आज बुलडोजर एक्शन इस बात की गवाही दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रिपोर्ट मुझे यहीं पर रुकनी पड़ रही है क्योंकि अतीक अहमद पर मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने पहला बयान दे दिया है। अतीक की पत्नी को मायावती टिकट नहीं देंगी, ये क्लियर कर दिया गया है। शाइस्ता परवीन को टिकट नहीं देगी। बहुजन समाज पार्टी BSP ने शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया है। अतीक के परिवार से किसी को भी टिकट नहीं मिलेगा, ये मायावती ने एकदम क्लियर कह दिया है। यानी अतीक अहमद, जिसके अलग अलग पार्टियों के साथ में कनेक्शन रहे, एक जमाने में अपना दल से भी जुड़ा रहा अतीक अहमद, बहुजन समाज पार्टी के साथ भी रिश्तों को लेकर के सुर्खियों में अतीक अहमद अक्सर ही रहा है। संदीप के पास चलते हैं। संदीप, हालांकि इंडिया न्यूज इकलौता चैनल, पहला चैनल जिसने ये बता दिया था कि शाइस्ता परवीन का मेयर के तौर पर प्रयागराज से टिकट कट चुका है, लेकिन अब फॉर्मली और ऑफिशियली भी BSP की तरफ से कह दिया गया है अतीक अहमद का कुनबा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अतीक अहमद के साम्राज्य का दी एंड हो गया है और अतीक अहमद की जो बची खुची राजनीति है वो भी अब समाप्त होने के इंडिकेशंस मिल गए हैं। संदीप जी बिल्कुल, अभी इस पे चर्चा शुरू हो गई थी कि अतीक अहमद के परिजन के किसी को भी टिकट दिया जा सकता है, इसमें जिसमें सबसे पहला नाम आ रहा था अशरफ की पत्नी का। लेकिन अब जबकि बसपा सुप्रीमो की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि अतीक के परिजन को किसी भी परिजन को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक नुकसान बहुत बड़ा हुआ है अतीक के परिवार को, क्योंकि एक उनको उम्मीद जगी थी कि शाइस्ता परवीन इनामिया हो गई हैं, हो सकता है उनको न देकर बसपा एक बार विचार करे कि अशरफ की पत्नी को टिकट दिया जा
सकता है या किसी अन्य फैमिली मेंबर को दिया जा सकता है। लेकिन अब जब इस चीज पे विराम लग गया है तो ये बहुत बड़ा झटका है, राजनीतिक झटका, जिससे अब पूरी तरीके से अतीक का ये कुनबा जो कि या तो जेल में है या तो फरार चल रहा है। ये एक ऐसा कुनबा है कि जिसके मतलब अगर सिर्फ अतीक की फैमिली की बात हम करें तो 7 लोग हैं, 5 बेटे, अतीक की पत्नी, जिसमें से 2 बेटे जेल में हैं, 2 बेटे बाल संरक्षण गृह में हैं, अतीक खुद जेल में है, एक बेटा असद फरार चल रहा है और पत्नी भी फरार चल रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक झटका है बहुत बड़ा। प्रयागराज से आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल्ली से रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं। स्पेशल सेल ने अपनी यूनिट तैयार करके किस तरह से शिकंजा असद के मददगारों पर कसा, ये जावेद हुसैन बता रहे थे। आगे बढ़ें उससे पहले आप देखें अतीक पर 2 मिनट की रिपोर्ट कि अतीक ने काला साम्राज्य कैसे बनाया, सियासत में कैसे आया और अतीक को यूपी में पुलिस ने कैसे ढहाया।